हेलो जेम्स। आज हम शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनको अच्छे से समझने में हमें बहुत हेल्प करती है। एक रिएक्शन कैसे मूव करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है और उसके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ों से हमारी मुलाकात होगी, उसी को ये टॉपिक समझने में हेल्प करता है। ये क्लासेस जेई एडवांस के बच्चों को माइंड में रख के डिज़ाइन की गई हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे समझे हम कि रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या रोल है। आप मान सकते हो कि यहाँ पर एक कंपाउंड है एक्स वाई और एक दूसरा कंपाउंड है मेरे पास में पी क्यू। ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड है और अगर हम इन दोनों की यहाँ रिएक्शन कराएं तो ये जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और तब जाके यहाँ पर नए बॉन्ड बन सकते हैं। तो मैंने माना कि एक्स के साथ में पी आ गया है और जो वाई है उसके साथ में क्यू आ गया है। हुआ यहाँ पे क्या है कि जो ये ओल्ड जो बॉन्ड्स हैं, ओल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो गए हैं और यहाँ बॉन्ड्स फॉर्म हुए, न्यू बॉन्ड्स यहाँ पर बन गए। अब अगर ये एक रिएक्शन सक्सेसफुल रिएक्शन है तो यहाँ पर ज्यादा हीट इवॉल्व हुई होगी, यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और अगर ज्यादा हीट इवॉल्व हुई है तो ये जो न्यू बॉन्ड्स बने हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि ये मेरे पास में स्टेबल कंपाउंड आपको मिल गए हैं। यानी कि स्टार्टिंग में पहले जो था ये हमारे पास में कुछ अनस्टेबल कंपाउंड थे, यानी रिएक्टेंट इसमें अनस्टेबल है और जो प्रोडक्ट मिले हैं वो ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक की कहानी क्या है ना। तो इतनी सी तो बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पहले ओल्ड बॉन्ड्स का टूटना तय है, तब जाके नए बॉन्ड्स बनने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा वो है बॉन्ड ब्रेकिंग। उसको हम बॉन्ड फ्यूजन भी कहते हैं और बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। तो टॉपिक हमारे पास में बॉन्ड ब्रेकिंग है। बॉन्ड ब्रेकिंग उसी को हमने एक नाम दिया है। अगर आप एनसीईआरटी को होल हार्टेडली फॉलो कर रहे हो तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है बॉन्ड क्लीवेज, और कहीं कहीं एनसीईआरटी में ही एक टर्म और यूज किया गया है, उसको बोला है बॉन्ड फिजन। तो ये टॉपिक हमारे पास में रहेगा। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटता है वो दो तरीके से टूट सकता है। फर्स्ट जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास में होती है, फर्स्ट टाइप की जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो होमोलिटिकली होती है। होमोलिटिकली तो उसको बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। और दूसरा जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा वो हेट्रोलिटिकली होगा। हेट्रोलिटिकली होगा तो हेट्रोलिटिक फिजन भी उसको मैं कह सकता हूँ। अब समझना है हर एक टर्म को कि होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या है और हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब क्या है। जैसे मान के चलो यहाँ पर मेरे पास में ए और बी के बीच में बॉन्ड है और मुझे उसको तोड़ना है। ये कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला बी का है। अगर कोई ऐसा हो जाए कि ये दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो यहाँ पर कुछ स्पीशीज बनेंगी। ए के ऊपर अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के ऊपर अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये स्पीशीज जो बनती हैं इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए। फ्री रेडिकल जो ये होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी। तो इनको जब हमने देखा तो काफी रिएक्टिव होते हैं, दीज आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। और ये इलेक्ट्रॉन जो इनपे होता है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक होंगे। और अगर मैं हेट्रोलिटिक जो फिजन है उसकी बात करूंगा तो यहाँ पे ए और बी के बीच में बॉन्ड था और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर इस बॉन्ड को मुझे हेट्रोलिटिकली फिजन करना है, तोड़ना है, तो इसमें होगा क्या, कोई भी एक एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा साथ। तो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस आयन फॉर्म हो गया है और दूसरा यहाँ पर बी नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया है। यानी अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो उसमें हमारे पास में आयंस फॉर्म होता है। ओके, अब समझने की बात यह है कि ये बॉन्ड टूटे कैसे। अपना आप से तो बॉन्ड नहीं टूटता है, मतलब हमें वहां पर एक एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो आपसे पूछेगा ईपीएफ, कुछ बातें मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ईपीएफ का मतलब यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर है, किस एनर्जी से यहाँ पर ये बॉन्ड हमें टूटा है। तो एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो उसमें यहाँ मेरे पास में हीट हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर यहाँ पर लाइट हो सकती है,
जिसको मैं यूवी रेस के फॉर्म में या एच न्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये इसका एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर है। और अगर मैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात करूंगा तो यहाँ पर जो मेरे पास में ईपीएफ यहाँ पर जो आएगा, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर है वो जो है यहाँ पर एनर्जी नहीं है, एक तरह से वो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। यानी मेन जो यहाँ पर है जो आयंस जो बनते हैं वो मोस्टली जो है वो सॉल्वेंट में बनते हैं, और सॉल्वेंट जो है वो होना चाहिए पोलर। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास में एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर। उसके बाद जो है कुछ और भी चीजें हैं जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करती हैं, तो उनको मैं कह रहा हूँ हेल्पिंग फैक्टर, हेल्पिंग फैक्टर कह रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्प कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि सर अच्छा होगा कि अगर यहाँ पर दोनों आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो, ये जितना जीरो के पास होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। बट ये जो फैक्टर मैं लिख रहा हूँ ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पास में यही है, बस ये हेल्प कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा आसान हो गया है। जबकि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्पिंग फैक्टर क्या है, एच एफ का मतलब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है हेल्पिंग फैक्टर। तो हेल्पिंग फैक्टर यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा ये बॉन्ड पोलर होगा, जितना ज्यादा ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये था इसमें कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होना चाहिए होता है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना अच्छा। दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेडिकल्स बनते हैं यूजुअली जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पे बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यू नो वेरी वेल, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। और इसमें दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, हेल्पिंग फैक्टर, कि ये बॉन्ड तब और आसानी से टूट जाए अगर हम यहाँ पर कोई एसिड या बेस को डालेंगे, क्योंकि एसिड और बेस खुद अपना आप में पोलर होते हैं। तो पोलर पोलर ज्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और बॉन्ड जो है यहाँ पे ज्यादा आसानी से टूट जाएगा। तो अगर यहाँ पर एसिड या फिर आपने कोई बेस को यहाँ पे ऐड कर दिया है तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये हेटेरोलिटिकली ज्यादा अच्छे से क्लीव होगा। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर यही है। वैसे भी यहाँ पर ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर ऊपर वाला ही है। ठीक है, इसमें एक थर्ड हेल्पिंग फैक्टर और होता है, परोक्साइड। अगर परोक्साइड होगा तो परोक्साइड की प्रेजेंस में ये होमोलिसिस थोड़ा और आसानी से होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें परोक्साइड लिंकेज होता है, और अगर हम उनको यूज करने वाले होंगे तो ये होमोलिसिस वहां पर और अच्छे से होगा। तो ये हमने समझा। एक केस में आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एक कंपाउंड है यहाँ पर, ये इसको अगर आप समझ पा रहे हो तो ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको हीट किया है। अब ये हीट मैंने किया तो ये हीट से ही मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है और ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर है। ईपीएफ मेरे पास में आएगा, ईपीएफ। तो यहाँ से जो बॉन्ड है कार्बन और सीएल के बीच का जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली यहाँ से ब्रेक होने वाला होगा। ठीक है, तो जो स्पीशीज यहाँ बनेंगी, जो स्पीशीज मेरे पास में यहाँ पर फॉर्म होगी, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से मेरे पास में ब्रेक हो जाएगा, और जो स्पीशीज यहाँ फॉर्म होगी उसका नाम होगा फ्री रेडिकल। और दूसरा भी यहाँ पर जो स्पीशीज आएगी उसको भी क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को मैं यहाँ पर H2O के साथ मैं इसको रिएक्ट कराऊं, तो अब यहाँ पर H2O जो है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, यानी ये यहाँ पर बन गया है एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर। तो अब ये बॉन्ड जो टूटेगा वो हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा और Cl यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या स्पीशीज फॉर्म होंगी, इस बार यहाँ पर बनने वाला है कार्बोकेटायन और Cl नेगेटिव एक दूसरा आयन बन जाएगा। तो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। मान के चलो इसी रिएक्शन में जो ऊपर वाली है जहाँ पे हमने फ्री रेडिकल फॉर्म किए हैं, अगर यहाँ पे मैं बेंजीन को यूज कर लूँ, बेंजीन जो है आपको पता होता है कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, उसका जो म्यू है वो जीरो होता है, डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो बेंजीन या मतलब सॉल्वेंट को यूज भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसी में हमने यहाँ पर H2 यूज किया तो फिर पाथ ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। एक छोटी सी और बात है कि सॉल्वेंट का क्या रोल है, तो उसको मैं एक नोट में लिखा रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे आपके पास में NaCl होता है, एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 801 डिग्री सेल्सियस होता है और 1000 केल्विन
लगभग 1000 केल्विन के आसपास NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर आपको NaCl के जो बीच का बॉन्ड है NaCl, ये जो बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, तो अगर आप उसको तोड़ना है हीट की हेल्प से तो बहुत ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी। लेकिन अगर यहीं पे मैं यहाँ पर H2O ले लूँ तो H2O में इतनी पावर होती है, सॉल्वेंट में इतनी पावर होती है कि इस बॉन्ड को इजीली तोड़ देता है। मतलब एक गिलास में आपने NaCl के कुछ फॉर्मूला यूनिट्स को डाल दिया है और रूम टेम्परेचर पर अगर आप उसको उंगली से स्टिर कर देंगे तो आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा, और हीट की हेल्प से आपको 801 डिग्री सेल्सियस तक आपको उसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो आयनिक बॉन्ड टूटेगा। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सोलवेंट जो है हमारा कितना काम आसान करता है। अब कंटेनर में जब पानी ने क्या किया है कि Na प्लस और Cl नेगेटिव को अलग कर दिया है, यहाँ मेरे पास में लेट से एक फॉर्मूला यूनिट था NaCl का और ये अलग अलग हो गए हैं, और यहाँ पे कंटेनर के अंदर वाटर भी है। वाटर मतलब H2O, और H2O को आपको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे लिखते हैं, बेंट स्ट्रक्चर होती है, वी शेप भी कहते हैं। सिंबॉलिकली मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे या फिर ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। तो जब ये आयंस पानी में टूट गया बॉन्ड, तो फिर यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, Na प्लस की तरफ नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, क्योंकि वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल होता है। सो यहाँ पे मैंने माना कि ऐसे ऐसे कुछ करके वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सिंबॉलिकली वी से बना रहा हूँ मैं इनको ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे करके वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इसको कवर कर लिया है नो। और वैसे यहाँ पे देखोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ भी आएंगे, पर इधर जो आएगा इस बार H वाला पार्ट आएगा, क्योंकि H पे चार्ज पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर टाइप बन जाती है, और कुछ यहाँ पर इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर Na प्लस और ये जो O है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्रिएट हो रहा है, जब जब कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो मतलब सिस्टम की जो वहां मेरे पास में वेरिएबल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो गई है इसका मतलब यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हुई है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वहाँ क्रिएट हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी जो है कहाँ जाती है, तो वो एनर्जी जो है फर्दर जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ती है। तो जो बाकी के फॉर्मूला यूनिट्स हैं जो कि जिनके बीच में अभी भी आयनिक बॉन्ड हो सकता है, उनको तोड़ने के लिए यही एनर्जी काम आती है। तो फर्दर बॉन्ड ब्रेकिंग में यही एनर्जी को मैं यूज करने वाला हूँ। ये जो प्रोसेस था जहाँ हमने पढ़ा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इन आयंस को सराउंड कर लिया है, कवर कर लिया है, इसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन, लेकिन अगर ये सॉल्वेंट यहाँ मेरे पास में वाटर है, इसी को हम एक नाम देंगे हाइड्रेशन। तो इसी को एक नाम देते हैं हाइड्रेशन, जो कि आयंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है यहाँ पर ये। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि सॉल्वेंट का क्या रोल होता है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता रहा था अभी कि यहाँ पर रेडिकल्स में ये हेल्पिंग फैक्टर मेरे पास में होते हैं, और एक मैंने परोक्साइड का जिक्र किया था। तो कौन कौन से परोक्साइड को हम जानते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ हम देखें कि परोक्साइड कौन कौन से होता है, जैसे एक हम यूज करते हैं H2O2, जैसे यहाँ पर मेरे पास में R2O2 भी हो सकता है। 11th क्लास एनसीईआरटी में देखोगे तो एक बेंजोइल परोक्साइड की बात की है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O, फिर दोबारा से C6H5, ये कुछ परोक्साइड है, थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। जैसे मैं H2O2 की बात करता हूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, तो ये जो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसी को परोक्साइड लिंकेज कहते हैं। ये परोक्साइड लिंकेज जो है वीक होता है। वजह क्या है वीक होने की इसकी, क्योंकि यहाँ पे O पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर में रिपल्शन होता है ना। तो उसी रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड हमारे पास में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब अगर यहाँ से हमने इसको एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर, इसको हीट हमने कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, या हमने इसको लाइट वगैरह दे दी, तो फिर ये बॉन्ड जो है होमोलिटिकली टूट जाएगा, और यहाँ से आपको दो रेडिकल मिल जाएंगे सेम टाइप के। तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे मेरे पास में OH, यहाँ पे आएगा OH, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ HO की फॉर्म में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और O पे यहाँ पे देखोगे अगर आप तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 यहाँ पर हो गए, 4, 6 और 1 7, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन है, जो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये काफी रिएक्टिव हो जाएगा, वेरी रिएक्टिव हो जाएगा, वेरी रिएक्टिव हो जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं, अगर किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन जाता है, वो दूसरा फ्री रेडिकल आसानी से क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट बहुत अच्छा सा आता है कि अगर रिएक्शन में आपने इनिशिएशन कर दिया है और फ्री रेडिकल वहां पे फॉर्म हो गए,
तो वो फिर क्या करेगा, बाकी जो स्पीशीज हैं उनमें से फ्री रेडिकल को क्रिएट करेगा। तो वही मैं आपसे बता रहा था कि एक रेडिकल बन जाता है तो वो फिर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को क्रिएट करता है, और एक फ्री रेडिकल अगर बन गया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो, उसकी वजह से उस कंटेनर के अंदर कितनी रिएक्शंस हो रही होंगी, तो 10 की पावर 6 चेन रिएक्शंस उसकी वजह से वहां पर हो रही होती हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको अपने जहन में रखना है। खैर हमें आगे बढ़ना है अभी यहाँ पर, और अभी तक हमने बॉन्ड क्लीवेज को समझा था कि बॉन्ड क्लीवेज कैसा होता है। जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो फिर हमें देखते हैं कि रिएक्शन को किस पाथ को फॉलो करती है। ओके, तो यहाँ पर हमें पाथ को देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है पाथ ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हमारे पास में होती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमारे पास में होती हैं वो कौन कौन से पाथ को फॉलो कर सकती हैं। इस बात का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपके पास में रिएक्टेंट होंगे, और रिएक्टेंट्स को आपकी जिम्मेदारी है कि उनको फाइनल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। अब ये जो रास्ता है यहाँ से आपको यहाँ पहुंचना है, तो कितने रास्ते से हम जा सकते हैं। एक तो मेरे पास में है पाथ वन, ये पाथ वन है पाथ वन। पाथ वन जो जाता है एक स्टेट से जाता है, उसको हमने बोला ट्रांजिएंट स्टेट, उसको हमने बोला ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट मतलब पहले इसमें कुछ टाइम के लिए कुछ स्टेट बनेगी, उसको बोला हमने ट्रांजिएंट स्टेट, और तब जाके वो हमारे पास फाइनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो पाएगा। ओके, तब जाकर वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। एक दूसरा पाथ है मेरे पास में आ सकता है पाथ टू। पाथ टू में क्या है कि ट्रांजिट वाया वाया ट्रांजिट स्टेट तो आएगी ही, लेकिन वहां पे कुछ टाइम के लिए एक दूसरा प्रोडक्ट और बन जाएगा, एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगी, और उसी अनस्टेबल स्ट्रक्चर को हम इंटरमीडिएट कहते हैं, एक नाम देते हैं इंटरमीडिएट। तो एक पाथ हमारे पास में ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। और एक तीसरे पाथ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट कर सकता है, थर्ड पाथ हो सकता है कि जिसमें सिर्फ इंटरमीडिएट बने, सिर्फ इंटरमीडिएट बने, कोई ट्रांजिट स्टेट ना बने। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, इंटरमीडिएट बिना ट्रांजिट स्टेट के नहीं मिल सकता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ट्रांजिट स्टेट और इंटरमीडिएट की क्या कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने जब रिएक्शन को स्टार्ट किया तो कुछ टाइम के लिए वहां पर एक ट्रांजिएंट स्टेट बनती है फाइनल प्रोडक्ट से पहले, और कहीं कहीं पे क्या होता है इंटरमीडिएट भी बनता है, इंटरमीडिएट भी बनता है। तो इनके बीच की कहानी को हम समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या होता है। तो अगर मैं ट्रांजिएंट स्टेट की बात करूंगा, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, इस पाथ को फॉलो करती है, तो वहां पर एनर्जी का जो हाईएस्ट पीक आता है, एक मोमेंटरी पीक आता है जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो उसी पॉइंट को हमने बोला है ट्रांजिएंट स्टेट। सो ट्रांजिएंट स्टेट जो है एक मेरे पास में एक हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट है। रिएक्शन ने जब मूव करना शुरू किया तो उसके रास्ते में क्या होता है कि जैसे ही रिएक्शन फाइनल कंपाउंड की तरफ मूव कर रही होती है तो एनर्जी बढ़ती है बहुत ज्यादा। तो जिस पॉइंट पर उसको हाईएस्ट एनर्जी मिल जाती है, तो उसी हाईएस्ट एनर्जी वाला जो पॉइंट है और वहां पे जो स्टेट है रिएक्टेंट की, या जो मैं कह सकता हूँ कि फाइनल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को हमने क्या बोला है ट्रांजिएंट स्टेट बोला है, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट है। और ये जो ट्रांजिएंट स्टेट होती है अनऑब्जर्वेबल होती है, अनऑब्जर्वेबल होती है। अनऑब्जर्वेबल का मतलब ये हुआ कि हाईली हाईली अनस्टेबल है, अनऑब्जर्वेबल है, और इसको मैं इसीलिए सेपरेट नहीं कर सकता हूँ। तो ये नॉन सेपरेबल भी है, नॉन सेपरेबल भी है, नॉन सेपरेबल है, मैं इसको अलग नहीं कर सकता हूँ। और हमने ऐसे देखा है कि ट्रांजिएंट स्टेट जो हमारे पास में होती है, इसका जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ जो इसकी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। मतलब उसकी वैल्यू जो है वो, आप देखो ध्यान से प्लीज, 10⁻12 सेकंड से कम होती है। इतना कम टाइम है, इसका मतलब आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, इसलिए आप उसको वहां से अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन हमें इसके बारे में पता क्या चलता कि ट्रांजिएंट स्टेट वहां पे बनी थी। हाँ, तो रिएक्शन कुछ एविडेंस छोड़ के जाती है, और उन्हीं एविडेंस की वजह से हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कोई ट्रांजिएंट स्टेट बनी है। तो इसके बारे में जो हमें एहसास होता है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब कुछ एविडेंसेस से मिलती है, उन्हीं को पढ़ेंगे हम आगे जाके। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे इसके बारे में करता हूँ, इंटरमीडिएट के बारे में बात करता हूँ। इंटरमीडिएट जो है वो यू नो एनर्जी पॉइंट तो नहीं कह सकता, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनती है। तो ये एक तरह की अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है जो कि फाइनल जो प्रोडक्ट है
उसके बनने से पहले बन जाएगी। मैं ग्राफिकल मेथड से इन दोनों को समझाऊंगा अभी, लेकिन अभी के लिए इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। और ये ऑब्जर्वेबल है, क्या है बताओ? ऑब्जर्वेबल है, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल है तो फिर उनके कुछ नाम भी हमने रखे होंगे। तो कितने इंटरमीडिएट हम पढ़ सकते हैं? जैसे आपने कुछ के नाम पढ़े होंगे, एक होता है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के अलावा एक होता है कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। एक हमने भी पढ़ा था फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स भी इंटरमीडिएट होते हैं, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स के अलावा फोर्थ जो होता है, एक आपने कभी पढ़ा होगा कार्बीन, कार्बीन। देखो इनके बारे में आपको हल्का हल्का पता होगा, कार्बीन के बारे में शायद ना पता हो। जैसे CH2 है और यहाँ पे मेरे पास में इसके पास लोन पेयर है, तो या यहाँ पे मेरे पास में R था, यहाँ पे C है, यहाँ पे R है, और इसके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब कार्बीन है। कार्बीन जो है वो इंटरमीडिएट होता है। एक इंटरमीडिएट मेरे पास में नाइट्रीन है, नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होता है? जैसे यहाँ मेरे पास में R है और ये नाइट्रोजन आ गया है, ठीक है, और नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर है, तो इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्रीन। या इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास में R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर N आ गया, N पे फिर से लोन पेयर है, इसको बोलेंगे एसाइल नाइट्रीन। और अगर यहाँ पर बेंजीन आ जाए फिर N, तो उसको बोलते हैं फिनाइल नाइट्रीन। और एक 6 और लास्ट इंटरमीडिएट जो पढ़ते हैं हम, उसको बोलते हैं बेंजाइन, बेंजाइन। तो बेंजाइन भी होता है, बेंजाइन मतलब बेंजीन के जैसा ही है, बस एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा उसमें। ये बेंजीन मेरे पास में होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, किसी एक को ट्रिपल कर दो आप, तो इसको बोलेंगे बेंजाइन, जो कि इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट जो यहाँ पर आए वो टोटल 6 हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था टी हाफ, इंटरमीडिएट का टी हाफ भी होता है, ऑब्जर्वेबल है ये। तो टी हाफ जो होगा इसका, उसकी जो वैल्यू मेरे पास में होगी वो 10⁻⁻⁶ जो सेकंड है उसके इक्वल हो गया, उससे ज्यादा। और कभी कभी तो टी हाफ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इंटरमीडिएट जो है वो काफी दिनों तक भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका टी हाफ काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए वहां पर नाम आए हैं। तो ये हमने पढ़ा ट्रांजिट स्टेट और इंटरमीडिएट के बारे में। अभी पता है कि होता क्या है कि एक स्टेट और एग्जिस्ट करती है और उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कहानी ये है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये जो ट्रांजिट स्टेट है, जिसको मैंने कहा था हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, ओके, यहीं पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है। इस हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट के आसपास में एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगी और उसी को हमने एक नाम दिया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आप 12th क्लास में पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वही होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांजिट स्टेट के आसपास ही कहीं बनता है, ठीक है। तो इन दो चीजों को हम समझते हैं थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड से। आप मान के चलो कि आपके पास में क्या है कि एक रिएक्शन है जो कि एक ही स्टेप में हो रही है, वन स्टेप रिएक्शन आपके पास में है। वन स्टेप रिएक्शन मतलब ए से यहाँ पे बी बन रहा है। और एक दूसरी रिएक्शन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वो जो है वो टू स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन है। और टू स्टेप रिएक्शन में आपने बताया कि सर बनना तो यहाँ मेरे पास में ए से बी ही है, ये मतलब नेट रिएक्शन तो यही है ए से बी, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है? ए से बी को हमने जो फॉर्म किया है, तो पहले ए से यहाँ पर सी बन गया है, तब जाके सी बाद में जो है बी में कन्वर्ट हुआ है। ये दो स्टेप में रिएक्शन हुई है। अब इसको ग्राफिकली हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास में ग्राफ होता है, इस एक्सिस पे जो स्पीशीज है उनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर रिएक्शन के कोऑर्डिनेट हैं, यानी रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही है, यहाँ पे हमने उसको लिया है। और आपको पता होगा कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से होती है। तो यहाँ मेरे पास में ए था, पहले से था, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास में पहले से थी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या होता है, हम उसको हीट वगैरह करते हैं या कोई भी यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइडिंग फैक्टर आता है, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि यहाँ से जो है एनर्जी उसकी यहाँ पे इंक्रीज होती है, और एक यहाँ पे क्या होता है, एक पीक आता है, और यहाँ पर पीई मैक्सिमम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे जो स्टेट आती है वाली, और यहाँ से फिर वो डाउनफॉल शुरू होता है, और अगर सक्सेसफुल रिएक्शन है तो नीचे तक आएगी यहाँ तक। तो एक्सोथर्मिक की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे है ना, और यहाँ पर आके बी बन जाएगा। तो ये ऊपर जो पीक आई है इसकी, यहाँ पर पीक जो मिली है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। इसका नाम क्या होगा? ट्रांजिएंट स्टेट। और ये बी जो है वो फाइनल कंपाउंड है। लेकिन अगर ये टू स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन है, तो उसको ध्यान से अगर पढ़ें हम, तो उसका ग्राफ कैसे आने वाला होगा? ये देखो यहाँ पर, ये पोटेंशियल एनर्जी है इस एक्सिस पे, और यहाँ पर हमने रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स को हम शो कर रहे हैं। तो कहानी शुरू हुई मेरे पास में ए से, इतनी एनर्जी यहाँ पर पहले से ए के पास में थी। तो ईपीएफ ने, एनर्जी बॉडी फैक्टर ने, मतलब हीट क्या हमने या सॉल्वेंट जो भी हम कर सकते हैं,
तो वहां से क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है और एक यहाँ पे पीक आता है, ये पीक यहाँ पर आया, फिर पीक के बाद में वो डाउन शुरू होता है। ये पीक जो आता है हाईएस्ट पीक, इसी को हम बोले ट्रांजिट स्टेट। इसको TS1 का है क्योंकि 2 स्टेप में होगी तो 2 ट्रांजिट स्टेट आएंगे यहाँ पर। और फिर इससे जब ये डाउन हो रही है यहाँ पर ऐसे, तो वहां पर क्या होता है, एक डिप आता है। और डिप के बाद में यहाँ पर इस पॉइंट पर आके कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होती है जो कि है स्टेबल, लेकिन ट्रांजिट स्टेट से ज्यादा स्टेबल है। और फिर से वापस से क्या होता है, ये वापस से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है, यहाँ से वापस से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है। ये डिप जो है, बादल डिप थोड़ी नीचे से जाएगी ऐसे करके, ओके, और यहाँ पे जाके मेरे पास में सी बन जाता है। तो इस पॉइंट पे जो ये 2 पीक है उनके बीच में जो है डिप, यहाँ पे ही बनेगा मेरे पास में सी बनेगा। अच्छा यहाँ सी है, तो ये हमने फाइनल कंपाउंड को बी माना था, तो यहाँ पे बी मान सकते हैं, तो बी। तो सी जो ये बना है बेटा, इसी को बोलेंगे हम इंटरमीडिएट। तो सी जो ये बना है, इसी को हमने क्या कहा है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट जो बनता है वो 2 स्टेप रिएक्शन में बनेगा। और ये जो यहाँ पर TS1 है और ये दूसरा जो है यहाँ पर जो पीक यहाँ पर दोबारा से आई है, उसको बोलेंगे TS2, ट्रांजिट स्टेट 2 कहेंगे उसको। आई होप इसमें आपको डाउट नहीं आ रहा है। तो अगर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं पूछूं आपसे कि कोई भी रिएक्शन है उसके जो स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स किसके इक्वल होते हैं, आप बताओगे सर नंबर ऑफ ट्रांजिट स्टेट के इक्वल होते हैं, नहीं। और यही जो है आगे जाके नंबर ऑफ इंटरमीडिएट के इक्वल होंगे क्या, सर होंगे तो जरूर, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, आपको उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है और आपको ये हेल्प करेगी कि अब कैसे हम जो है ट्रांजिट स्टेट की कहानी को और इंटरमीडिएट की स्टोरी को समझ सकते हैं। इंटरमीडिएट जो होगा वो क्या होगा कि अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स को कंपेयर करना है तो जितने भी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बनेंगे उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके नंबर ऑफ स्टेप्स के इक्वल वो आएगा। तो आई होप कि इसको आप ठीक से समझ पाए। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जब बॉन्ड टूट जाएगा तो वहां पे जो स्पीशीज बनती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ अटैकिंग रिएजेंट की, वही असली कहानी है, उसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।